नमस्कार दोस्तों। आज हो सकता है आप में से बहुत से लोग मेरी बातों से या मेरे विचारों से सहमत ना हो। बावजूद उसके बीते कुछ समय में आप में से सभी ने नेपोटिज्म पे बातें ज़रूर की होंगी, उस पर अपने विचार भी व्यक्त किए होंगे और जहां आपको मौका मिला होगा आपने विरोध भी दर्ज किया होगा। और हमें विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि नेपोटिज्म हमेशा ही नई प्रतिभाओं को आने से रोकता है, उसका दमन करता है, शोषण करता है, उसे जीते जी मार देना चाहता है। लेकिन हमें गौर करना होगा, नेपोटिज्म किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे खेल जगत हो, उद्योग जगत हो, फिल्म जगत हो या और अन्य कोई क्षेत्र क्यों ना हो, उससे हुए नुकसान का एक हद तक फिर भी आप आकलन कर सकते हैं, उसकी सीमाएं तय कर सकते हैं। लेकिन जब ये नेपोटिज्म देश की राजनीति पर हावी होता है, आप उसका कोई आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नुकसान पूरे राष्ट्र को होता है, पूरे देश को होता है और उसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक हमें देखने को मिलता है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस विरोधी हूँ या मैं भाजपा या किसी अन्य दल का समर्थन करता हूँ, नहीं। लेकिन ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जब देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी देश में नकारात्मकता की राजनीति करे जहां उसे सकारात्मकता की राजनीति करनी चाहिए, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जब देश के सूरवीरों के ऊपर सवाल उठाने लगे, उनसे सबूत मांगने लगे, देश के शहीदों के ऊपर राजनीति करने लगे, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो अपने ही दल के एक महान नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जन्म तिथि पर उनकी प्रशंसा में दो शब्द कहने से भी कतराए। जी हाँ, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें ग्लोबलाइजेशन दिया, जिन्होंने इस देश को विकास की एक नई राह दी, उनकी प्रशंसा करने में भी उन्हें दो शब्द कहने भारी पड़े। ये आपके वंशवाद, नेपोटिज्म, खोखलेपन को दर्शाता है। ये आपकी उस सोच को दर्शाता है जिस सोच के तहत आप खुद तो भारत रत्न ले लेते हैं, लेकिन सरदार पटेल को भारत रत्न देने में आपको 41 साल लग जाते हैं। ऐसे भी अगर आप कांग्रेस के पिछले 70 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि ये एक पार्टी ना हो कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नज़र आएगी। जी हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें अगर कभी किसी एम्प्लॉय ने मालिक की बात नहीं मानी तो या तो उसे निकाल दिया गया या उसे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने विचारों की आज़ादी के लिए एक नई पार्टी का सृजन करना पड़ा। फिर चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, जिन्होंने 1950 में नेहरू जी का विरोध नेहरू लियाकत संधि के समय किया था, जिससे उनके नेहरू जी से संबंध खराब हुए और उन्होंने एक नई पार्टी जनसंघ की स्थापना की, जिसे आज आप भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी जानते हैं। या फिर जयप्रकाश नारायण जी रहे हों, जिन्होंने इंदिरा गांधी को उनके राजनीतिक तौर तरीकों पे, भ्रष्टाचार पे, उनकी तानाशाही नीति पे रोकने की कोशिश की, उन्हें जेल भेज दिया गया, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। बाद में 1977 में जयप्रकाश नारायण जी ने जनता पार्टी की स्थापना की। 1988 की अगर आप बात करें, जब वीपी सिंह राजीव गांधी सरकार में रहते हुए, उससे पहले राजीव गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उन्होंने राजीव गांधी से बोफोर्स घोटाले की बात की, जो राजीव गांधी को अच्छी नहीं लगी और उनका भी वही अंजाम हुआ जो बाकियों का हुआ था। बाद में उन्होंने 1988 में अपनी एक नई पार्टी की स्थापना की। या हम शरद पवार जी की बातें कर लें, जिन्होंने सोनिया गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अनुभवहीन थी। उन्हें पता था कि ये हमारी पार्टी को एक सही दिशा नहीं दे सकती, और उन्होंने 1999 में अपनी पार्टी का गठन किया, एनसीपी का। जी हाँ, वही सोनिया गांधी जिन्हें शादी के बाद 15 साल लग गए ये डिसाइड करने में कि इस देश का नागरिक बनना है या नहीं बनना है। तब आप सोचिए। लेकिन अगर आज आप इस देश की समस्याओं पर भी नज़र डालें तो आप देखेंगे कि हमारे देश की 70 से 80% समस्याएं आज वो हैं जो इस वंशवाद, इस नेपोटिज्म की ही देन है। फिर चाहे नेहरू जी ने हमें सुलगता हुआ कश्मीर, धारा 370, एक देश दो संविधान दिए हों, या आप इंदिरा गांधी की बात करें, जिन्होंने देश के स्वर्णिम लोकतंत्र को कलंकित करते हुए देश की राजनीति में एक काला अध्याय आपातकाल का जोड़ दिया, या फिर सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए पंजाब को आतंकवाद के मुंह में धकेल दिया और उन्हें सपोर्ट किया जो खालिस्तान की मांग करते थे। या फिर आप राजीव गांधी की ही बात कर लें, जिन्होंने श्रीलंका में अकारण ही हमारे कितने ही सैनिकों को शहीद करवा दिया। बोफोर्स घोटाला आप सबको मालूम है। उसके अलावा भोपाल गैस कांड, जहाँ पे साजिश करने वालों को रातों रात फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, उनको पूरी तरीके से हमारे देश से भागने में उनकी मदद की गई। या फिर आप शाहबानों की बात करें, जी हाँ, शाहबानों जो भारत के लोकतंत्र में, भारत के न्याय व्यवस्था में भरोसा करती थी और भारत की न्याय व्यवस्था ने उसे न्याय भी दिया, लेकिन राजीव गांधी ने
उससे उसका न्याय छीन लिया और देश को एक तुष्टीकरण की राजनीति में धकेल दिया। ये बातें आज मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप मानते हैं कि किसी भी देश को सत्ता पक्ष के अलावा एक मजबूत विपक्ष की भी ज़रूरत होती है, तभी वो देश सही मायने में तरक्की कर सकता है। क्योंकि सत्ता पक्ष अगर कुछ गलत कर रहा हो और आपका विपक्ष मजबूत है तो आप सत्ता पक्ष को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप नेपोटिज्म, वंशवाद की इसी जड़ को पकड़ के बैठे रहना चाहते हैं, अगर आप एक खूंटे से बंधे रहना चाहते हैं, तो 2024 छोड़िए 2029 में भी आप सत्ता पक्ष का कुछ नहीं कर पाएंगे और एक खूंटे से बंधे रहेंगे और अपनी मानसिकता का खुद ही शिकार होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए धन्यवाद।